हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी वीडियो अब जो बनाने जाऊंगी वो इंडियन पिनल कोड के ऊपर बना रही हूँ और इसके ऊपर सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में है जो क्रिमिनल लायबिलिटी के है। और इसके अंदर मैं एक्टस रियस, मेंस रिया इनको बताऊंगी। और तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर बता रखा है कि क्राइम को क्या कहते हैं, मतलब क्राइम को डिफाइन कर रखा है, किस चीज़ को हम कहेंगे क्राइम। तो इसको डिफाइन किया था ऑस्टिन ने और उसने ये कहा था कि कोई भी एक्ट है या कोई ओमिशन है, मतलब कि कोई कार्य है या कोई लोभ है और जिसे लॉ ने पनिश किया है। जो लॉ जिसको पनिश करता है, मतलब उसको पनिश कर रहा है, लॉ विधि उसको क्या कर रही है, वो एक तरीके से उसको पनिशमेंट दे रही है, तो उस कार्य को या उस लोभ को हम कहेंगे क्राइम। और ये ऑस्टिन ने इसको डिफाइन किया है। मतलब एक तरीके से ऐसा कोई एक्ट होता है या कोई ओमिशन होता है, या तो उस एक्ट को कह सकते हैं या उस ओमिशन को हम कह सकते हैं एक तरीके से क्राइम। और इसके अंदर जो इंडियन पिनल कोड है 1860 का, उसने भी सेक्शन 40 के अंदर ऑफेंस को डिफाइन किया है। और ऑफेंस जो है उसमें क्या होता है, ऑफेंस में होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई थिंग जो पनिशेबल है इस कोड के थ्रू। मतलब कि इसमें ऑफेंस में वो कोई चीज़, वो थिंग होती है जिसको भी पनिशेबल किया गया है इस कोड के थ्रू। तो वो सारी चीज़ों को हम ऑफेंस कहेंगे, उन थिंग को। और फिर उसके बाद में इसके अंदर ये बता रखा है कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं मैगजीम से। और वो मैगजीम है जिससे हम क्रिमिनल लायबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट्स रिया। तो ये मैगजीम जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। इसके अंदर ये बता रखा है, इसका मीनिंग है कि एक्ट जो है वो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट जब तक कि अनलेस डन विद ए गिल्टी इंटेंट। मतलब कि सिर्फ एक्ट अकेला ही किसी पर्सन को गिल्टी नहीं मान सकता, लेकिन वो तभी गिल्टी होगा जब उसका गिल्टी इंटेंट भी होगा। मतलब उसकी गिल्टी इंटेंशन भी यहाँ जरूरी है। सिर्फ अकेला एक्ट किसी पर्सन को एक तरीके से ये नहीं मान सकता कि वो पर्सन गिल्टी है। और ये इस मैगजीन में कहा गया था कि अगर कोई कार्य है वो तब तक अपराध नहीं होता जब तक वह उस आपराधिक आशय से ना किया गया हो, तब तक उसे अपराध नहीं मानते। और उसे तभी अपराध मानेंगे अगर वो आपराधिक आशय से उसको किया गया है तो ही। और इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं जो क्राइम के लिए ज़रूरी है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं किसी भी क्राइम के लिए कि वो क्राइम टेक प्लेस होगा, तो इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है। सबसे पहला जो इसमें ए है वो है एक्ट। वो है एक्ट जो है वो फिजिकल होना चाहिए, दैट इज एक्टस रियस। और फिर बी में है इंटेंट विच इज मेंटल, दैट इज मेंस रिया। मतलब कि ये दोनों चीजें, एक्ट और इंटेंट, दोनों इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए किसी भी क्राइम के लिए, तभी वो क्राइम टेक प्लेस होगा। और एक्ट को हम एक्टस रियस कहेंगे और इंटेंट को, जो इंटेंशन है, जो मेंटल है, जो शरीर की नहीं है, वो मन की एक तरीके से दशा है, तो उसे हम मेंस रिया कहेंगे। और फिजिकल कोई एक्ट होता है जो उसकी फिजिकल बताता है एक तरीके से, और उस स्थिति को, उस एक्ट को हम कहेंगे एक्टस रियस। और जो उसकी मन की दशा, मेंटल जो उसका है कंडीशन, उसको बताता है, उसकी इंटेंशन को बताता है, तो वो मेंस रिया है। फिर उसके बाद में एक्टस रियस जो है वो क्या होता है, किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए एक्टस जो है वो रियस होना चाहिए। मतलब कि एक्ट जो है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए लॉ से, तभी वो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उसकी। और वो जो एक्ट है उसको किसी भी तरीके से वो लॉ के थ्रू वो प्रोहिबिट होगा वो एक्ट। और यहाँ पर जो एक्टस रियस है उसके अंदर सिर्फ एक्ट ही नहीं आएगा, लेकिन इसमें ओमिशन भी आएगा। मतलब कि सिर्फ कार्य ही नहीं आएगा, उसमें लोभ भी आएगा। ये दोनों चीजें जो है वो दोनों आएगी इसमें एक्टस रियस में। और फिर उसके बाद में इसमें है कि जो एक्टस रियस है ओमिशन का, उसे एक्सप्लेन किया था इंग्लिश केस के अंदर। और वो जो केस था वो था गिबिन्स एंड प्रॉक्टर
जो 1918 का था। और इस केस के अंदर ये बात बताई गई थी कि वेयर अ मैन and the woman with whom he was living were held guilty of murder of the man's child when the woman with the man's concurrence withheld food from the child intending its death or grievous bodily harm। तो यहाँ पर क्या था, एक मैन था और एक वुमेन थी, और वो क्या था, वो पर्सन उसके साथ में रह रहा था, जिस वुमेन के साथ विथ हुम ही वाज लिविंग, वो वुमेन क्या थी, वो गिल्टी थी मर्डर के लिए। उसने उसके मैंस के चाइल्ड जो है, उसका जो बच्चा था, उसका उसने मर्डर किया था, उसके लिए उसको गिल्टी ठहराया गया था। उन दोनों को, उस मैन को और उस वुमेन को जिसके साथ भी वो रह रहा था, उन दोनों को गिल्टी माना था मर्डर के लिए। उसके चाइल्ड का, जो मैंस का जो चाइल्ड था, उस आदमी का। तो उस केस में उस वुमेन ने क्या किया, उसकी मैन की कंकरेंस लेकर उसने विथहेल्ड फूड फ्रॉम द चाइल्ड, मतलब उसने उसको फूड नहीं दिया, खाना नहीं दिया उस बच्चे को, और उसकी वजह से, उसकी इंटेंशन थी एक तरीके से कि इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए या उसको ग्रीवियस बॉडली हार्म हो। तो उस केस में यहाँ पर ये माना गया कि व्हाट इज इसेंशियल इज दैट देयर मस्ट बी अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट, मतलब यहाँ पर जरूरी ये है कि एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए एक्ट करने की। तो उस केस में यहाँ पर लीगल ड्यूटी को देखा जाएगा, और अगर कोई नेबर है, वो अगर मर रहा है किसी भी, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा वाटर की वजह से, इज डाइंग ऑफ वाटर एंड आई डू नॉट ऑफर हिम ग्लास ऑफ वाटर, और अगर मैं उसको ग्लास ऑफ वाटर नहीं देती तो उस केस में, और अगर उसकी डेथ हो जाती है उसकी वजह से, तो मुझे गिल्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉ जो है वो कोई भी ड्यूटी मुझ पर नहीं देता, इम्पोज नहीं करता कि मैं पानी दूं जो मेरे नेबर्स है उनको। और मोरल ड्यूटी जो है उसको यहाँ पर लीगल ड्यूटी से अलग करना चाहिए, ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए उसको। तो उसमें ये बात बताई गई थी कि यहाँ पर जो मोरल ड्यूटी होती है उसको लीगल ड्यूटी से अलग करना चाहिए, और इस केस के अंदर ये बात बताई गई थी। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है मैंसरिया। मैंसरिया क्या होती है? मैंसरिया होती है एक तरीके से गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज उस रॉन्ग एक्ट की, मतलब ये सेकंड रिक्वायरमेंट है उस क्राइम के बारे में, और ये होती है कोई गिल्टी इंटेंशन होती है उसकी या फिर नॉलेज होती है उसकी, और वो उस रॉन्ग एक्ट की होती है। तो यहाँ पर माइंड जो होता है वो फॉल्ट में होता है, मतलब एक तरीके से दिमाग जो है उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी गिल्टी जो इंटेंशन है उसको यहाँ पर बताया गया है। और मैंसरिया जो है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो हेल्ड करने के लिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो होने चाहिए वो हर ऑफेंस में होने चाहिए। लेकिन इन तीनों केसेस को छोड़कर, मतलब इन तीनों केसेस में ये जरूरी नहीं है कि उसकी मैंसरिया हो, वरना हर ऑफेंस के लिए अगर कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करना है कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, तो उसके लिए मैंसरिया भी जरूरी है, उसे भी प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये जो तीन केसेस है इनमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सबसे पहला जो केस है वो है, ऐसे कोई केसेस है जो क्रिमिनल नहीं है किसी भी रियल सेंस में, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसमें वो प्रोहिबिटेड है किसी पेनल्टी के अंदर। मतलब ऐसे कोई केस है जो क्रिमिनल तो नहीं है रियल सेंस के अंदर, लेकिन उन्हें क्या किया गया है, उन्हें एक तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया है किसी भी ऐसे किसी पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें प्रोहिबिट किया गया है किसी पेनल्टी के अंदर। तो उस केस में वो जो एक्ट है उन्हें हम ये कहेंगे कि इन एक्ट्स में मैंसरिया जो है वो होना जरूरी नहीं है। इन एक्ट्स में किसी भी तरीके से मैंसरिया का होना जरूरी नहीं माना जाएगा, वरना हर एक्ट के अंदर जो दुराशय है, जो मैंसरिया है, उसका होना जरूरी होगा। मतलब कि उन केस में ऐसे कोई केसेस है जो क्रिमिनल नहीं है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में वो क्या है, वो प्रोहिबिटेड है, तो उस केस में मैंसरिया प्रूव करना जरूरी नहीं है और उसमें इंग्रेडिएंट्स इसका इसेंशियल नहीं है कि ये मैंसरिया हो उस पर्टिकुलर ऑफेंस में। फिर उसके बाद में पब्लिक न्यूसेंस है, जो लोग जो न्यूसेंस है उसे भी हम यहाँ पर इसके अंदर मानेंगे कि इसमें भी मैंसरिया का प्रूव करना जरूरी नहीं है। और फिर उसके बाद में ऐसे कोई केसेस है जो क्रिमिनल तो है उसके फॉर्म में, लेकिन वो समरी मोड के तौर पर है एक,
और वो सिविल राइट को इन्फोर्स करवा रहे हैं, तो वो केसेस जो है उनमें भी मेंस्ट्रिया होना जरूरी नहीं है, और उस ऑफेंस के मेंस्ट्रिया के बिना भी वो ऑफेंस माने जाएंगे। मतलब ऐसे कोई केस होते हैं जिनमें क्या किया जाता है, सिविल राइट का इन्फोर्स करवाना होता है, तो वो उन केसेस में हम ये मानेंगे कि हाँ मेंस्ट्रिया जो है वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है उसका, फिर भी वो ऑफेंस ही होंगे। और फिर उसके बाद में जो इंडियन पीनल कोड है उसके अंदर मेंस्ट्रिया जो है वो अप्लाइड नहीं की गई है। डेफिनेशन के तौर पर बहुत सारे ऐसे ऑफेंस है जिसके अंदर मेंस्ट्रिया को अप्लाई नहीं किया है डेफिनेशन के तौर पर, लेकिन उसके अंदर एक्सप्रेसली बहुत सारे रेक्विजिट स्टेट ऑफ माइंड बता रखे अक्यूज्ड के। मतलब वहां मेंस्ट्रिया जो है वो डेफिनेशन के तौर पर तो अप्लाई नहीं की गई है बहुत सारे ऑफेंस में, लेकिन उसमें ऐसी बहुत सारी स्टेट ऑफ माइंड अक्यूज की बता रखी है, जैसे इंटेंशनली बता रखा है कि किसी भी तरीके से अगर उसने क्या किया है, जानबूझ के कोई कार्य किया है, इंटेंशनली किया है, या फिर उसने डिसऑनेस्टली किया है, बेईमानी से किया है, या उसने वॉलेंट्री किया है, स्वेच्छा से किया है, या फिर उसने फ्रॉडलेंटली का मतलब होता है धोखे से अगर उसने किया है, या फिर उसने मैलिजेंटली किया है, मतलब किसी भी तरीके से उसने हानिकारक या घातक रूप से वो काम किया है, या मैलिशियसली किया है, उसने दुर्भावनापूर्ण रूप से उसने किया है, तो उस केस में यहाँ पर ये वर्ड्स भी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। और जो स्प्रिट है मेंस्ट्रिया की वो पूरी इंडियन पीनल कोड के अंदर रन करती है। मेंस्ट्रिया जो है पूरी इंडियन पीनल कोड के अंदर ही इंक्लूडेड है, और ये मतलब इसका हर तरीके से कहीं ना कहीं मेंस्ट्रिया इंडियन पीनल कोड के अंदर आती रहती है, जो वर्ड मेंस्ट्रिया है वो। और ओनली एक्सेप्शन जो मेंस्ट्रिया का है इंडियन पीनल कोड के अंदर, जहां ऑफेंस पनिशेबल होते हैं बिना रिक्वायरमेंट के मेंस्ट्रिया के, वो इस्टेब्लिश हुए बिना भी ऑफेंस होते हैं, तो वो कौन से ऐसे मतलब एक्सेप्शंस है जिनमें मेंस्ट्रिया जो है वो जरूरी नहीं है, उसके बिना भी वो ऑफेंस ही माने जाएंगे। तो वो क्या है, वो सबसे पहला जो है ए है, उसमें है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, मतलब राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है, तो उनके केस में ऐसे कोई ऑफेंस है जो स्टेट के अगेंस्ट में है, तो उस केस के अंदर जो भी ऐसे कोई कार्य है, मतलब कि जो ऑफेंस है जो स्टेट के अगेंस्ट है, जैसे कि वेजिंग वार, मतलब वार वेज करना, जो सेक्शन 121 के अंदर दे रखा है, तो उस केस में, या फिर ऐसे कोई अपराध है जो सेडिशन का है, जो 124 जो ए है, सेक्शन 124 ए सेक्शन के अंदर जो सेडिशन दे रखा है, राजद्रोह दे रखा है, वो उसके अंदर भी मेंस्ट्रिया होना जरूरी नहीं है। फिर बी में है व्यपरण और अपहरण, और ये सेक्शन 359 के अंदर तो किडनैपिंग दे रखी है, और सेक्शन 363 के अंदर अबडक्शन दे रखा है, तो इनके अंदर भी मेंस्ट्रिया होना जरूरी नहीं है। फिर सी में है काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स, मतलब कि सिक्कों का कूटकरण, तो ये है सेक्शन 232 के अंदर, इनके अंदर भी मेंस्ट्रिया होना जरूरी नहीं है, और ये ऑफेंस पनिशेबल होंगे बिना रिक्वायरमेंट के किसी भी मेंस्ट्रिया के, इनके अंदर मेंस्ट्रिया होना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद में अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर जो स्टैट्यूट होता है वो खुद जो एलिमेंट है मेंस्ट्रिया के उनको वो एक्सक्लूड कर सकता है। जो स्टैट्यूट होता है वो खुद भी अपने हिसाब से मेंस्ट्रिया के जो भी एलिमेंट है उनको एक्सक्लूड कर सकता है। और एक प्रेजम्पशन है कि जो मेंस्ट्रिया है वो एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है स्टैट्यूटरी ऑफेंस का, जब तक कि स्टैट्यूट क्या करता है वो एक्सप्रेसली या नेसेसरी इम्प्लीकेशन से उसे एक्सक्लूड नहीं करता मेंस्ट्रिया को, तब तक जो स्टैट्यूटरी जो ऑफेंस होते हैं वो उनके अंदर ये प्रेजम्पशन होती है कि मेंस्ट्रिया क्या है, एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ये एक तरीके से इनमें प्रेजम्पशंस होती है जो स्टैट्यूटरी ऑफेंस है उनमें। ऑफेंडर को यहाँ पर लायबल उसके एक्ट के लिए मान सकते हैं, इवन तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी या उसकी कोई नॉलेज नहीं थी कल्पेबिलिटी के बारे में उस एक्ट के, तो भी वो ऑफेंडर जो होगा वो लायबल होगा, एक तरीके से उसको लायबल माना जाएगा। और उसको लायबल यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑफेंस में तभी मानेंगे अगर उसका मेंस्ट्रिया होता है। मेंस्ट्रिया एक तरीके से इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, और मेंस्ट्रिया को हम दुराशय भी एक तरीके से कह सकते हैं, और ये मेंटल एलिमेंट होता है किसी भी क्राइम का,
और इसके अंदर क्राइम के अंदर इस चीज को हम कह सकते हैं कि मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है किसी भी ऑफेंस के लिए, और वो ऑफेंस तभी बनेगा जब मेंस रिया होगा और एक्टस रिया होगा। तो मेंस रिया जो है वो एक तरीके से उसका गिल्टी इंटेंशन होता है, और जो एक्टस रिया है वो उसका फिजिकल जो वो काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, वो उसका एक्टस रियस होता है। और ये दोनों चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर इंडिविजुअल एंड ग्रुप लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो इंडिविजुअल है, ग्रुप लायबिलिटी है और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।